हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामनिवास बिजानिया हेल्थ ग्रो में। मैं हूं डॉक्टर रामनिवास बिजानिया, MBBS MD फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट। जैसा कि दोस्तों पिछले 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ में हमने आपको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया। हमने आपको बताया कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट से संबंधित 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डाइट, दूसरा भाग होता है एक्सरसाइज, तीसरा और चौथा भाग जो होता है वो होता है एजुकेशन और दवाइयाँ। तो हम तीसरे भाग के बारे में अगर बात करें, पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया पहले पिछले 2 वीडियो देखें ताकि ये तीसरा भाग आपको समझ में आए। सेल्फ मॉनिटरिंग जिसको अपन बोले या एजुकेशन या जानकारी डायबिटीज़ के बारे में आपको क्या क्या होनी चाहिए, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके बारे में अगर बताएं तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ग्लूकोसेंट्रिक या हम उसको यूँ बोलें कि केवल ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को नियंत्रित करना ही डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको जो डायबिटीज़ से संबंधित रिस्क फैक्टर है उनको कम करना है। अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एल्कोहल लेते हैं, कोई तंबाकू का सेवन करता है, जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो सबसे पहला काम इनको ठीक करना है, तभी आपकी शुगर ठीक होगी, तभी आपके शुगर के ट्रीटमेंट का कोई ना कोई मतलब होगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अपने शुगर को कम करना ही करना है, ये अपन सबको पता ही है। तीसरी चीज़ हो गई कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, जो आगे हमें बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन मानिए कि शरीर पे किन किन अंगों पे इनका दुष्प्रभाव होता है, उन सब अंगों का भी कार्य अपने को ठीक करना होता है। वो हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से अंगों पे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मरीज को मोटिवेट रहना है। मोटिवेट मतलब आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई आपकी ज़िंदगी भर चलती है। आप अगर मोटिवेशन में नहीं रहेंगे तो ये दवाई आप बंद कर देंगे, इसके गंभीर दुष्परिणाम आगे जाके देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने बताया कि किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है। अब चीज़ ये है कि आप अगर घर पे शुगर मॉनिटर करते हो तो शुगर मॉनिटर करने के 2-3 साधन घर पे होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अपन ग्लूकोमीटर, छोटी सी मशीन होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे आप 800-1000 रुपये के लगभग बाज़ार में मेडिकल शॉप पे उपलब्ध रहती है। मेरा कहना है कि हर शुगर के मरीज को दवाई से पहले ये मशीन खरीदनी चाहिए, उसके बाद ही उसको दवाई शुरू करनी चाहिए। तो इससे आप अपना शुगर मॉनिटर कर सकते हो। आपको एक डायरी रखनी चाहिए जिसमें तारीख वाइज आप अपना शुगर लिख सकते हो। मान लीजिए अपने चिकित्सक को आप 1 महीने से दिखा रहे हो, उस 1 महीने में आपने 10 बार, 20 बार या 25 बार शुगर चेक किया, वो अपने चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं ताकि वो उसके अकॉर्डिंग आपके जो ट्रीटमेंट है उसको चेंज कर सके या उसमें कुछ आपके लिए अच्छा कर सके। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपको शुगर मॉनिटरिंग। दूसरी, और भी कई मशीनें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाज़ार में उपलब्ध है, जैसे CGMS मशीन होती है, ये देख पा रहे हैं आप ऊपर इमेज में। CGMS में क्या होता है, एक छोटा सा सेंसर होता है, वो आपके यहाँ पे बाजू के ऊपर फिट कर देते हैं और ये कंटिन्यूस आपकी शुगर को मॉनिटर करता रहता है। अब आप 14 दिन या 28 दिन बाद एक साथ उसकी रीडिंग ले सकते हो, तो आपको पता पड़ेगा कि पिछले 10 दिन में, 14 दिन में आपका शुगर किस किस लेवल पे रहा। तो ये बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल शुगर के इलाज में आ गए हैं, जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर मरीज के ये सेंसर लगाना पड़े या हर मरीज की शुगर ऐसे चेक, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग तरह के मरीज होते हैं, उनके अलग अलग लेवल के हिसाब से शुगर चेक की जाती है। वो अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। दूसरी बात है, अगर आप चेक तो कर रहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी शुगर कितनी है, मतलब ठीक आ रही है। तो इसके लिए मोटा मोटा एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ। पहली चीज़ होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी सुबह उठते ही भूखे पेट आप जो शुगर चेक करते हो वो आपकी 130 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। 130 से नीचे रह रही है मतलब आपका शुगर लेवल ठीक है। दूसरी चीज़ होती है पोस्ट प्रांडियल, खाना खाने के 2 घंटे बाद की। खाना खाने के बाद वाली शुगर को खाना खाते ही चेक नहीं करनी है। आपने खाना खाया, खाना खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे हो गए तब आप चेक करोगे तो खाना खाने के बाद वाली शुगर कहलाती है, न कि खाना खाने के जस्ट बाद वाली शुगर। कई मरीज जस्ट बाद शुगर चेक कर लेते हैं, वो अलग आती है। तो ये शुगर जो है आपकी 180 के अंदर अंदर रहनी चाहिए। तीसरी चीज़ है यूरिन की जांच कराओ तो यूरिन में शुगर नहीं आनी चाहिए।
चौथी चीज है कि आपका HbA1c लेवल होता है, एक 3 महीने की एवरेज शुगर की जांच जिसको बोलते हैं, ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, ये आपका 7 से कम होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, उसके अनुसार ही आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब रही बात की ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन है। ट्रीटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंजेक्शन के रूप में, एक होता है दवाइयों के रूप में। जो दवाइयों के रूप में होता है, टेबलेट्स जो होती है शुगर की, वो बहुत सारी आजकल एडवांस बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मार्केट में है। तो वो अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार और शुगर की स्टेज के अनुसार और आपके शुगर से क्या क्या दुष्परिणाम या शरीर पे कौन से अंगों पे क्या प्रभाव हो रहा है या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसके हिसाब से होती है कि कौन सी चीज़ है। मान लीजिए किडनी पे असर है तो ये दवाई नहीं देनी, मान लीजिए पैरों की नसों पे असर है तो ये दवाई आपको ऐड करनी है, मान लीजिए आपकी आंखों में असर है तो ये दवाई नहीं देनी। इस तरह से वो अलग अलग होती है। दूसरी होती है जो इंजेक्शन के रूप में होती है। इंजेक्शन के रूप में 2 तरह के इंजेक्शन शुगर में लगते हैं। एक तो कुछ दवाइयां हैं जो इंजेक्शन के रूप में लगती है, अलग अलग तरह की दवाइयां, आजकल ऐसी दवाइयां भी है जो सप्ताह में 1 इंजेक्शन भी लगता है, महीने में 1 इंजेक्शन भी लगता है, अलग अलग तरह के इंजेक्शन आते हैं। दूसरा होता है इंसुलिन नामक चीज। अब इंसुलिन के बारे में मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बताऊंगा। इंसुलिन एक नॉर्मल चीज है, इसके बारे में समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। कई मरीज बोलते हैं कि साहब इंसुलिन लगा रहे हो मतलब मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया। कई मरीज बोलते हैं कि ये तो एक तरह का पनिशमेंट है, ये सज़ा है। कई मरीज बोलते हैं एक बार शुरू कर दिया तो ये लग जाएगा शरीर में। कई मरीज बोलते हैं कि ये नहीं लगाना चाहिए, मैंने फला बाबा ने बताया था, उसने बताया था, उन्होंने बताया था कि इंसुलिन नहीं लगाना चाहिए। कई मरीज बोलते हैं साहब इंसुलिन लगा तो लेंगे लेकिन इसकी टेबलेट कब आएगी, हम टेबलेट लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं ये बताता हूँ, जो दवाइयाँ हैं और इंसुलिन में बहुत बड़ा फर्क है, इसको आप समझो। वो कैसे? इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जो अपने शरीर के अंदर ही एक पेंक्रियाज ग्रंथि है वो बनाती है। अब आपको देना पड़ रहा है तो वो नहीं बन रहा है, इसलिए बाहर से दे रहे हैं। तो वो कोई दवाई नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ शरीर के अंदर ही बन रही थी, बनी नहीं तो अपन ने बाहर से दे दी वो चीज़। तो वो उसमें साइड इफेक्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव ही नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो। हाँ, डोज ज़्यादा कम ले ली तो शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा, बस, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इंसुलिन जब भी आपका चिकित्सक आपको सलाह दे इंसुलिन की, जरूर लगाइए। कैसे क्या लगाते हैं, कितनी तरह का होता है, हम आगे इंसुलिन के बारे में बताएंगे। तो ये 2 तरह का इलाज हमने आपको शुगर का बताया, ये मोटा मोटा है, बाकी आप अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें। दूसरी चीज़ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है, मान लीजिए 15 दिन की, और आपको बोल दिया कि दवाई आपको शुगर की ज़िंदगी भर खानी है, तो इसका मतलब बहुत गलत निकालते हैं कई लोग। जो हम देखते हैं उनके बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। वही दवाई वो लेते रहते हैं 4 साल, 6 साल, 8 साल, और जब किडनी वगैरह ख़राब होती है तब आते हैं कि साहब हमें तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि यही दवाई लेनी है ज़िंदगी भर। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था। उसका मतलब ये था कि दवाई तो लेनी है आपको ज़िंदगी भर, लेकिन आपके चिकित्सक ने मान लो 15 दिन की दवाई लिखी है तो 15 दिन बाद उनको दिखाना है। 1 महीने की लिखी है तो 1 महीने बाद दिखाना है। 2 महीने की लिखी है 2 महीने बाद दिखाना है। तो उनको दिखाकर वो दवाई लेनी है। अब ये आपका डॉक्टर ही बता सकता है कि किस दवाई को कब बंद करना है, किसकी डोज ज़्यादा करनी है, किसको कम करना है। तो आप खुद कृपया, मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद अपने हिसाब से ज़िंदगी भर दवाई नहीं लें, वरना इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं और उसके बाद इसका कोई इलाज होता भी नहीं है। एक बार जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए उसके बाद इसका किसी भी तरह का इलाज संभव नहीं। तो अब मैं बताता हूं कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों पे अलग अलग प्रभाव होते हैं, वो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अपन शुरू करें तो सबसे पहले आँख के अंदर होता है। माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन अलग अलग होते हैं, वैसे वो आपके काम के नहीं हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखिए वो मैं बता दूं, आँखों पे इसके दुष्परिणाम होते हैं। आँखों में एक रेटिना होता है वो ख़राब हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शुगर को कंट्रोल करने से ये नहीं होगा। दूसरी चीज़, किडनी खराब होने का खतरा रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की किडनी शुगर का सही इलाज नहीं करवाने की वजह से होती है।
तो इसका स्पेशल तौर से ध्यान रखें। एक बार आपकी किडनी खराब हो गई तो ज़िंदगी भर भुगतना, या तो आपको दूसरी किडनी लगवानी है जो कि संभव नहीं है, या ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहना है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा दुष्परिणाम इसका होता है। तीसरी चीज़ न्यूरोपैथी हम बोलते हैं, पैरों की नसें होती है उनके ऊपर इसका असर होता है। पैर डायबिटिक फुट हो जाता है, तो अपने पैर को हमेशा देखते रहें। जब भी देखें डायबिटीज़ के मरीज़ हमेशा दिन में एक बार अपने पैर को ज़रूर देखें। घर पे चप्पल वगैरह पहन के रहें, बाहर जाएं तो अलग चप्पल पहने चाहिए, लेकिन चप्पल वगैरह पहन के रहें। मोजे वगैरह जो है वो सॉफ्ट मोजे वगैरह हमेशा पहन के रहें, और मोजे को जब भी खोलें तो ऊपर से नीचे की तरफ खोलें, ताकि उस पर छोटा मोटा कोई ब्लड या रस्सी वगैरह कुछ भी घाव हुआ है तो उस पर आपको दिख जाएगा, तो वो आपको देखें। दूसरी चीज़ है कि नाखून काटते समय ध्यान दें कि नाखून काटते समय आपको गोल नाखून नहीं काटने हैं, चौकोर नाखून काटने हैं, ताकि अंदर की तरफ इनग्रोथ नहीं हो नाखून की, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, उससे आप बच सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बताई, ये पैरों में आपको अगर पैरों में सुन्नापन, झंझनाहट या ठंडे गर्म का पता नहीं चल रहा है तो तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं। ये चीज़ें आपको पैरों में ध्यान रखनी है। किडनी का मैंने बताया, आँख का मैंने बताया। अगली चीज़ है हार्ट और ब्रेन। लकवे की संभावना रहती है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है, तो वो सब उसके अलग अलग जांचें होती है। समय समय पर वो सारी जांचें करवाते रहें, तभी आपको पता लगेगा कि मेरे ये चीज़ें होने की संभावना तो नहीं है। एक होता है पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं। अगर ऐसी किसी भी तरह की कमजोरी वगैरह आपको महसूस हो रही है तो अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं। इसका इलाज संभव है और बहुत ईजीली संभव है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमने आपको बताएं। हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अपने नियर या डियर वन जिनको भी डायबिटीज़ से संबंधित समस्या है उन सबको ये शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।